ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, है ना। वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है, वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल वो 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग्स है। ये वारेन हेस्टिंग्स आपके सामने है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स को आप देखिए। ये पहले तो दो बातें जाननी, ये पहले क्या था, ये पहले बंगाल का गवर्नर था, है ना, बंगाल का गवर्नर था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये गवर्नर जनरल बनेगा, मतलब ये पहला गवर्नर जनरल है और अंतिम गवर्नर भी हम लोग कह सकते हैं। बंगाल का क्या हो जाएगा, ये बंगाल का ये अंतिम गवर्नर भी है और पहला गवर्नर जनरल भी है ना। दो तरह का प्रश्न यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है, जो परीक्षाओं में पूछी जाते हैं। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपके सामने है, देखिए यहाँ पर क्या है। 1750 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति, मतलब वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति जो पहली नियुक्ति हुई थी वो एक क्लर्क के रूप में, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क के रूप में वारेन हेस्टिंग्स को अपॉइंट किया गया था फर्स्ट टाइम। कब? 1750 में। क्लियर है? ओके। अब ये जो गवर्नर बना बंगाल का वो 1772 में बना। गवर्नर कब बना? 1772 में बना, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है वारेन हेस्टिंग्स से, वारेन हेस्टिंग्स ने इसी के काल में देखो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, और वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का पहले क्या था, गवर्नर था, अंतिम गवर्नर था, उसी को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये गवर्नर जनरल बन गया और इनकी अधिकारिता जो है, इनके पावर में दो और प्रांत ला दिए गए। कौन कौन? मुंबई और मद्रास प्रांत, है ना। इनकी जो अधिकारिता है मुंबई और मद्रास प्रांतों पर भी बढ़ा दी गई, ये ध्यान रखेंगे। ओके। नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन है इनका, नेक्स्ट देखिए। इन्होंने सरकारी खजाना, है ना, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी जो थी वो मुर्शिदाबाद में पहले रहती थी, उसको इन्होंने कोलकाता स्थानांतरित किया। मतलब ट्रेजरी को कहाँ ले आया? मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया। किस गवर्नर जनरल ने? तो वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने ये काम किया। ओके ओके। तो नेक्स्ट लेते हैं, इनका इंफॉर्मेशन जानने का प्रयास करते हैं। अगला इंफॉर्मेशन क्या है इनका, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसे देखिए, बार बार देखिए, चीज़ों को याद करिए। यहाँ पर देखिए, इन्होंने दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की स्थापना की, ठीक है। दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की स्थापना की, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट देखिए। 1776 ईस्वी में मनुस्मृति, है ना, हिंदू सामाजिक कानून मनुस्मृति का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद कराया। किस नाम से कराया? एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के रूप में, है ना। ये नाम क्या दिया? एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, ओके, के रूप में इन्होंने अनुवाद कराया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, इनके काल में ही 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी खूब परीक्षा में पूछते हैं, तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने कराई? विलियम जोन्स ने कराई। कब कराई? 1784 ईस्वी में कराई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनके काल में ही विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, है ना। आपसे पूछेगा गीता का अंग्रेजी अनुवादक कौन है, तो विलियम विल्किंस मारेंगे। और किनके काल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में गीता का अंग्रेजी अनुवाद, जो भागवत गीता है ना, हमारा भागवत गीता, जिसमें कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में, तो वो गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा? विलियम विल्किंस के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं इनका नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। इनके काल में 1781 ईस्वी में कोलकाता में मदरसा की स्थापना की गई, है ना, मदरसा की स्थापना की गई। ओके। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ भी दीवानी और फौजदारी न्यायालय की बात जो हुई है ना, उसमें भी ये जो लेते थे काजी से ही सलाह लेते थे, काजी से ही सलाह लेते थे इन मुकदमों के फैसलों के लिए। ओके। तो मुसलमानों की शिक्षा के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक मदरसा यहाँ पर स्थापित हो रहा है 1781 में कलकत्ता में। ओके।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगला इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। द्वैत शासन प्रणाली में अभी तुरंत बताया कि ये क्लाइव ने लगाया था 1765 में, है ना। द्वैत शासन प्रणाली को थोड़े से बातों से मैं आपको समझा दूं तो आप समझ जाएंगे द्वैत शासन प्रणाली होता क्या है, डायरची होता क्या है, ठीक है, और क्यों प्रॉब्लम हुआ। अब देखो, दोहरा शासन, द्वैत शासन मतलब दोहरा शासन। दोहरा शासन कहने का मतलब काम करने की जिम्मेदारी किसी और पर है, निर्णय कोई और ले रहा है, इसी को हम लोग दोहरा शासन कहेंगे। कैसे कहेंगे उसको देखिए। बंगाल में दो तरह के काम होते थे। बंगाल में दो तरह का काम, एक है दीवानी, एक दीवानी और दूसरा होता है निजामत। निजामत। अब दीवानी यदि हम कह रहे हैं तो दीवानी का मतलब हो गया आपको सिविल, है ना, सिविल काम करने का मतलब जमीन जगह लगान इत्यादि से रिलेटेड बातें दीवानी, और निजामत कॉमन लॉ एंड ऑर्डर, है ना। तो अब इन दोनों का देखो, दीवानी का अधिकार जो है मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दे दिया था। अधिकार किसके हाथ में चला गया? अधिकार यहां पर देखिए, अधिकार और उत्तरदायित्व तो हम बांट देते हैं यहाँ पर, काम करने की जिम्मेदारी किस पर है ना, तो समझ जाएंगे डायरची को आप सब। देखो, दीवानी का अधिकार जो है वो बक्सर युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय ने दीवानी का अधिकार किसको दे दिया? दीवानी का अधिकार दे दिया अंग्रेजों को। मतलब अंग्रेज अब टैक्स लगाएंगे, अंग्रेज टैक्स लगाएंगे, जो लैंड रेवेन्यू है वो अंग्रेज तय करेंगे, ठीक है। दीवानी अधिकार किसने दिया? मुगल बादशाह ने दिया अंग्रेजों को। बंगाल बिहार उड़ीसा में अब रेवेन्यू के से रूल रेगुलेशन कौन बनाएंगे? अंग्रेज बनाएंगे। लेकिन यहाँ समझना है कि अब अंग्रेज लगान वसूलने तो नहीं जाएंगे, है ना, लगान वसूलने नहीं जाएंगे। तो लगान वसूलने के लिए उन्होंने क्या नियुक्त किया? उप दीवान नियुक्त किए। मतलब लगान वसूलने का दायित्व किस पर दे दिया? भारतीय पर। उत्तरदायित्व तो भारतीय पर है, लगान जाके वसूलो। आप सब समझ सकते हैं कि यहाँ पर उप दीवान उन्होंने नियुक्त किया था, उप दीवान, ठीक है, जो लगान वसूलने के। तो दोहरा शासन हुआ ना। अधिकार देखो अंग्रेजों के हाथ में है ना, लगान लगाने का अधिकार अंग्रेजों के हाथ में, लेकिन लगान कलेक्शन की जिम्मेदारी दे दी गई भारतीयों के हाथ में। ओके, इसी तरह से निजामत का अधिकार देखो, कॉमन लॉ एंड ऑर्डर जो है, कॉमन लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का जो नवाब था नज्म उद्दौला, ठीक है, नज्म उद्दौला। तो नज्म उद्दौला से निजामत का अधिकार अंग्रेजों ने ले लिया। निजामत का अधिकार मतलब बंगाल के ऑल इन ऑल हो गए। दीवानी से संबंधित कानून तो बनाएंगे ही, साथ ही कॉमन लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड भी कानून कौन बनाएंगे? अंग्रेज बनाएंगे। लेकिन अंग्रेज बंगाल पर प्रत्यक्ष शासन नहीं करना चाहते थे। यदि बंगाल पर वो कब्जा कर लेते, डायरेक्ट शासन करने लगते, तो उनके साथ बहुत समस्या हो सकती थी। जैसे पहला चीज है कि शासन करने के लिए उनके पास मैन पावर चाहिए थे। दूसरी बात, यदि किसी राज्य पर वो कब्जा कर लेते हैं तो उनका असली चेहरा जो है वो खुल जाएगा, लोगों के सामने आ जाएगा। इसलिए उन्होंने नज्म उद्दौला को ही कहा कि नवाब आप ही रहेंगे, आपको अब सैलरी दिया जाएगा। नज्म उद्दौला को सैलरी पर रख लिया गया, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? अंग्रेज लेगा, है ना। तो देखो बंगाल में निजामत का अधिकार किसके हाथ में चला गया? अंग्रेज के हाथ में। लेकिन काम कौन कर रहा है? भारतीय कर रहा है। तो यहां भी भारतीय कर रहा है। तो ये दोहरा शासन, इसी को डायरची कहते हैं। अब भारतीयों के साथ प्रॉब्लम था, वो कहां जाए? यदि लगान से परेशान किसान यदि अंग्रेज के पास जाता है तो अंग्रेज सीधा टाल देता, भारतीय के पास भेज देता कि लगान वसूलने वही जाता है, उससे आप मिल सकते हैं। यदि वो भारतीय किसान भारतीय से शिकायत करता तो वो सीधा भेज देते, अंग्रेज के पास भेज देते कि भाई हम नहीं कर सकते, आप अंग्रेज से बात करिए, चूंकि वही तय करता है। अब किसान इन दोनों जगह आते जाते, है ना, इन दोनों जगह आते जाते थक गया। परिणाम क्या हुआ? किसानों ने खेती छोड़ दिया। और यही वजह था कि आपको बंगाल में अकाल पड़ा था, है ना। और फिर ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंची, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक ये बात पहुंची और यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया
और फिर बंगाल के जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल के रूप में तब्दील हो गए। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे आप सब कि ये डायरची क्या था। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप सब देखिए, यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस की नीति लागू की थी, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछता है कि रिंग फेंस की पॉलिसी किसने लाई। तो रिंग फेंस की पॉलिसी आप देखिए वारेन हेस्टिंग्स ने लाई। अब इसको समझिए, घेरे की नीति, इसका हिंदी क्या होता है, घेरे की नीति कहते हैं, है ना। तो अंग्रेज बड़ी ही सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी नीति को अंजाम दिया और पूरे भारत में फैल गए, है ना। अब आप समझो, जैसे घेरे की नीति, मान लो कि इस क्षेत्र पर अंग्रेज कब्जा कर लिए, ठीक है, ये अंग्रेजों के अधीन चला गया। अब इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्या करना होगा, इसके सराउंडिंग अपनी गतिविधि को बढ़ाना होगा, है ना। मतलब ये क्षेत्र परमानेंटली सेफ तब होगा जब इसके चारों तरफ अंग्रेज की गतिविधि होगी, है ना। अंग्रेज की गतिविधि, अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों में गतिविधि बढ़ानी प्रारंभ कर दी, ठीक है। घेर लिया ना इसको, घर भी बनाते तो हम लोग बाउंड्री देते हैं ताकि घर सुरक्षित रहे। तो उसी तरह ये क्षेत्र इनका सुरक्षित तो तब रहेगा जब इसके चारों ओर इनकी गतिविधियां होंगी, है ना, चारों ओर इनकी गतिविधियां होंगी, ठीक है। और जब ये जो सराउंडिंग इनका जो ये चारों तरफ है, ये चारों तरफ जब ये कब्जा कर लेंगे, पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे, है ना, इनका, तब ये पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए फिर क्या करेंगे, इसके सराउंडिंग अपनी गतिविधि बढ़ाएंगे, है ना, इसके सराउंडिंग अपनी गतिविधि बढ़ाएंगे। मतलब एक अंग्रेज जो थे एक पॉइंट से भारत में शुरू कर पूरे भारत में धीरे धीरे फैल गए, है ना। एक पॉइंट से शुरू किया और फिर पूरे भारत में फैल गया, उसी को हम लोग कहते हैं रिंग फेंस की पॉलिसी, घेरे की नीति कहते हैं। तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने घेरे की नीति को लाया था, है ना, वारेन हेस्टिंग्स। ओके, क्लियर हो गया, दो चीजें यहाँ पर क्लियर, बाकी तो इन्फॉर्मेशन है, बट ये दो कॉन्सेप्ट थे, एक डायरची से रिलेटेड और दूसरा रिंग फेंस पॉलिसी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। घेरे की नीति किसने प्रारंभ की भारत में, तो वारेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, वारेन हेस्टिंग्स के और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो उसे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स के काल का। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दस्तक प्रणाली, है ना, दस्तक प्रणाली पर पाबंदी लगा दी और बंगाल में व्यापार को फ्री कर दिया, ठीक है। जो फ्री व्यापार था उसको हटा दिया गया, है ना। दस्तक प्रणाली अंग्रेज जो व्यापारी थे उनको दिया जाता था, अंग्रेज की कंपनी के द्वारा एक प्रकार की परमिट होती थी दस्तक प्रणाली जो जारी की जाती थी, ठीक है। साथ ही इन्होंने तिब्बत और भूटान के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इनके काल में रेगुलेटिंग एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ये भी ध्यान रखेंगे आप सब, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने, ठीक है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट 1774, उसके पहले चीफ जज एलिजा इम्पे, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप सब, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप देखिए, नंद कुमार, है ना, वारेन हेस्टिंग्स बड़ा बदनाम हो गया था, बहुत सारे इश्यूज थे, उसमें से एक इशू था नंद कुमार को फांसी की घटना। नंद कुमार को जो फांसी पड़ा था उसी कारण से वारेन हेस्टिंग्स जब वापस गया इंग्लैंड तो उस पर बर्क द्वारा महाभियोग चलाया था, महाभियोग लगाया गया था। और मैं बता दूं कि 7 साल तक केस चला इस पर, हालांकि 7 साल बाद इसको बरी कर दिया गया, सारे जो भी अभियोग थे वो सब समाप्त हो गए, लेकिन बर्क के द्वारा महाभियोग किस गवर्नर जनरल पर चलाया गया था, तो आप मारेंगे वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट घटना, इनके काल में इतिहास में कौन सी घटनाएं घटी, तो यहाँ पर देखो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध घटना घटा, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। मैसूर जब हम कह रहे हैं तो हैदर अली और टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हैदर अली और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को यहाँ पर हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। हालांकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये तो 72 में अपॉइंट हुए हैं, 72 में अपॉइंट हुए हैं, तो ये परफेक्ट नहीं होगा,
इसे थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेंगे, है ना। ये नहीं होगा क्योंकि ये गवर्नर के काल में होगा, है ना। ये यहाँ पे गलती से आ गया है तो इसको हटा लीजिए थोड़ा। यहाँ पर क्या है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इनके काल में हुआ, ठीक है। 1780 से 84 के बीच, 1780 से 84 के बीच यहाँ पर हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में है। बट यहाँ पर ध्यान रखना कि 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ और 82 में हैदर अली मर गया था, है ना। 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ, 1782 में हैदर अली मर गया, कैंसर से मरा था हैदर अली। तो हैदर अली के मरने के बाद युद्ध का भार ना इसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया, टीपू सुल्तान पर आ गया, ठीक है। और फिर टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा, लेकिन युद्ध कोई पॉजिटिवली नहीं चल रहा था या इसके कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे थे, इसलिए 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि, है ना, मंगलौर की संधि की गई थी। मंगलौर की संधि, तो आप ध्यान रखेंगे मंगलौर की संधि 1784 टीपू और मैकार्टनी के बीच हुआ था। ये मंगलौर की संधि किनके बीच हुई थी, टीपू सुल्तान और मैकार्टनी के बीच हुआ था मंगलौर की संधि, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 82। तो ये पूरे इतिहास पढ़ने का ना, पूरे इतिहास पढ़ने का एक तरीका होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब जो गवर्नर जनरल हैं वो, या गवर्नर टू गवर्नर जनरल जो हैं, ये 1773 से लेकर 1947 तक हम लोग जाएंगे, है ना। तो पूरा जो आधुनिक काल है, किस गवर्नर में कौन सी घटना घटी, उसको आप एक लिस्ट बना सकते हैं। मतलब एक ही लिस्ट में, गवर्नर जनरल की लिस्ट में पूरा इतिहास खत्म हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। घटना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मान लो अब देखो इतिहास में घटनाएं इस बीच की हैं। अब जैसे सपोज करो कि वारेन हेस्टिंग्स है तो 1772 से 85 तक है, तो 1772 से 85 तक इतिहास में कौन सी घटनाएं घटी, जैसे यहाँ मैंने लिखने का प्रयास किया है, तो उसको आप देखिए, है ना, उसके बारे में जानिए। तो इस लिस्ट के माध्यम से एक पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है, ये हमारी समझ है। और इस माध्यम से मैं विद्यार्थियों को कहता भी हूँ कि गवर्नर जनरल की लिस्ट बनाइए, अपने स्टडी टेबल के पास लगाइए और इतिहास की जितनी घटनाएं हैं उस दौरान में जो आपने पढ़ा है यहाँ वहाँ कहीं भी, उसको वहाँ लिस्ट करने का प्रयास करिए। सारी चीज़ें याद हो जाएंगी इस लिस्ट के माध्यम से, है ना। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि भाई कम मेहनत करें और ज़्यादा परिणाम आए, उसी को बेनिफिट तो उसी को बोलेंगे ना, ठीक है। इनपुट कम हो, आउटपुट हमारा ज़्यादा हो, इसका प्रयास आप सबको करना है। ओके, तो आई होप वारेन हेस्टिंग्स आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट गवर्नर जनरल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और बंगाल के जो अगला गवर्नर जनरल आएगा उसके बारे में जानेंगे।